स्टूडेंट जेई मेंस 2026 में आज 23 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं वो ये भी सभी क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है उनका जो है कुछ क्वेश्चंस जो अभी हमें मिले हैं उनका सॉल्यूशंस आपको बता रहे हैं। फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी दिस इज पहला क्वेश्चन है टू स्टैंडर्ड्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि हमारा जो ये दो स्लिट्स होता है उनके बीच का ये सेपरेशंस जो है डी है, स्मॉल डी, एंड दिस इज द कैपिटल डी होता था। और यहाँ से जब हम लोग लाइट्स भेजते थे दोनों स्लिट होल से तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमें जो है फ्रिंजेस मिलते थे जो है। तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, इनके बीच को जो हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते थे, फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ को जनरली लोग बीटा से लिखते थे। सो बीटा का जो वैल्यू होता था, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी होता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में है कि टू स्टैंडर्ड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स इन द बोथ फ्रिंज विड्थ्स आर सेम। दोनों के लिए वेवलेंथ अलग अलग है, दोनों का ये स्लिट के बीच का सेपरेशन अलग है और ये कैपिटल डी ये भी अलग है। ठीक है, बट बीटा सेम है। तो इसका मतलब क्या है, लेमडा वन इंटू डी वन डिवाइडेड बाई डी वन इज इक्वल टू लेमडा टू डी टू डिवाइडेड बाई डी टू। ठीक है, सो आपसे डी वन बाई डी टू पूछा जाता है तो डी वन बाई डी टू इज इक्वल टू नथिंग बट डी वन बाई डी टू multiplied by lambda 2 by lambda 1, and this way the questions के datas के अनुसार this 2 and ये again this is 2, so this becomes 4. so d1 by d2 का वैल्यूज जो है अब आपके पास जो है 4 हो जाएगा। जस्ट ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, टू स्टैंडर्ड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दोनों में फ्रिंज विड्थ सेम है और लेमडा 1 बाई लेमडा 2 और d1 बाई d2 का वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are 2 point charges 2q at the corner of the cubes, at the corners of the 2q at the corner of the cube and a small q at the center of the cube। यानी कि ये इस टाइप से है। लेट्स सी, हम एक शेप्स ले लेते हैं, 3D शेप्स में आ जाओ। तो यू टेक क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या कहा जा रहा है। कहा ये जा रहा है कि ये जो क्यूब है तो इसके कॉर्नर पे यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे एक कॉर्नर पे जो है आपके पास 2q चार्ज रखा हुआ है और एक फेस पे मान लीजिए कि यहाँ पे q चार्ज रखा हुआ है। तो अब आपसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस क्यूब के थ्रू। सो इस क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हम लोग को बताना है। सो लेट्स सी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सी, अब मैं क्या कहता हूं कि ये जो हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फ्लक्स जो है इस क्यू 2q चार्ज की वजह से होगा और q की वजह से होगा। जो मेरा फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, दोनों चार्ज की वजह से फ्लक्स को निकाल के ऐड कर देना है। अब यहां देखो जो है कि फ्लक्स का वैल्यू इस चार्ज की वजह से कितना होगा, इस चार्ज की वजह से। ये चार्ज कहाँ पे है, ये चार्ज कॉर्नर पे है। ठीक है, तो इस वजह से, इसकी वजह से जो फ्लक्स होने वाला है, जो कॉर्नर्स पे जो होते हैं, जो वो जो नेट फ्लक्स हमारा होता था चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई कितने कॉर्नर्स होते हैं भाई, तो 8 कॉर्नर्स। तो यहाँ पे आपका 8 हो गया। ठीक है, 2q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, एक कॉर्नर्स पर जो है दिस मच इज द फ्लक्स प्लस। अब ये आपका फेस है, तो फेस पे अगर आप जो है एक चार्ज है यहाँ पे, तो इस फेस की वजह से जो है आपका फ्लक्स कितना होगा, तो किसी एक अगर फेस पे है तो इनका फ्लक्स जो है दिस इज जस्ट, आप क्या कह सकते हैं, दिस इज q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता था। बगल में एक और क्यूब ला के अगर हम यहाँ पे जस्ट टैग कर देते हैं, सो दिस डिवाइडेड बाई सिंपली 2। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट कैसे निकल कर आया, ये कंसेप्ट इस तरह से निकल कर आया कि जैसे कि आप पहले आप आंसर देख लो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो आंसर विल बी 1/4 प्लस 1/2, दैट इज 3/4 q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, और कंसेप्ट सिंपल है। कंसेप्ट के अगर बात करें तो
आप ऐसा सोच सकते हो कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचना है तो जस्ट एक मेरा ये मेरा क्यूब है, ठीक है? इसके बगल में एक और क्यूब ऐसा रख देते हैं। सो लेट्स सी, इसको सेलेक्ट किया, इसका एक क्लोन बना लिया। चलो इसको ला के यहाँ पे बगल में रख दिया, ठीक है? अब जैसे ही इसको बगल में रख देते हैं, तो इस सिचुएशंस में आप ध्यान से देखोगे तो क्या था कि एक जो चार्ज जो क्यू था ना, वो इसके अंदर में पैक हो गया, ठीक है? तो इसके अंदर में पैक हो गया, तो गॉस थ्योरम्स को जब हम लोग यूज़ करते थे, तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है? गॉस थ्योरम कहता था कि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज़ नथिंग बट जो है चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्यूब है इससे जो है इसका हाफ, और इस क्यूब से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसका हाफ, तो क्यू बाई टू। ओके, सो इसीलिए मैंने आपको यहां पे आपने देखा होगा कि हमने यहां पे दिस इज दिस मच यूज किया। उसी तरह ये जो कॉर्नर्स है, इस कॉर्नर्स को, इस चार्ज को इस क्यूब के कॉर्नर पे है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग चार मतलब यहाँ पे चार क्यूब्स मिलाएंगे, फिर उसके ऊपर चार क्यूब्स मिलाएंगे, तो ये जो है ना जस्ट एक सेंटर में आ जाएगा, यानी आठों क्यूब्स के ये सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद जो है उससे जो निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो दिस चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि ऐसे ऐसे आठ क्यूब होंगे तो ये आठ से डिवाइड कर देंगे तो एक क्यूब के लिए होगा। तो इस तरह से ये फ्लक्स का आपका आंसर है, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये करंट का क्वेश्चंस यहाँ देखो, 25 वोल्ट्स सपोज करो, यहाँ पे ईएमएफ जो है दिस इज सपोज दिस इज E1। ओके, रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे RS दिया हुआ है, यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस R दिया हुआ है, इसमें करंट I2 दिया हुआ है, I1 और I2 दिए हुए हैं। पूछा जा रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस द, कहा यह गया है कि वोल्टेज अक्रॉस द जीना डायोड इज 5 वोल्ट, सो हियर इट इज E2 है, ठीक है? एंड देन RS का वैल्यू पूछा गया है, I1 दिया हुआ है। सो हियर इफ यू सी, E1 इज ग्रेटर देन E2। ओके, जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है दिस इज ग्रेटर देन दिस जीना डायोड का जो वोल्टेज है, ठीक है, इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशंस में जो जीना डायोड है, जो जीना डायोड है वो उसका जो है ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है? ब्रेकडाउन के का हम लोग यूज कर सकते हैं। और इस ऐसे केसेस में क्या होगा कि इनके अक्रॉस जो है पोटेंशियल जो है जस्ट अब कांस्टेंट रहेगा। सो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस फिगर को अगर आप यूज करो तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे, तो आप इसको एक बैटरी की तरह समझ सकते हो जिसका ईएमएफ जो है E2 है, दिस इज E1 है, दिस इज RS है, और यहाँ पे एक मेरा लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है, दिस इज RL, ठीक है? एंड हियर इट इज करंट इज I2। सो ऐसे केस में अगर, और इसमें करंट जो है मेरा I1 है, सो ऐसे केस में अगर आप इसमें किरचॉफ्स लूप लॉ अगर यूज करते हो, ठीक है, किरचॉफ्स लूप लॉ अगर आप यूज करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज I1 मल्टीप्लाइड बाई RS, प्लस यहां से आप जाते हैं E2, यहां से गए माइनस E1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट योर RS इज इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई I1। सो दिस RS की जो वैल्यू है वो हो जाएगी E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई I1, ठीक है? दिस इज द वैल्यू ऑफ RS। सो अब आपके सवाल में अगर इसका 25 वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 5 दी हुई है, और करंट जो है आपका 20 मिली दिया हुआ है, 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3। सो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 1000 ओम, ठीक है? 1000 ओम। सो ये अगर आपका डाटास अलग हो तो आप अपने डाटास को अलग देख के, बट ये फॉर्मूला ये होगा, इसके हिसाब से आप अपना सवाल को सॉल्व कर सकते हो। सो दीज आर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इसमें क्वेश्चंस में डाटास थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, आप डिपेंडिंग अपॉन के ओरिजिनल पेपर में क्या था, ठीक है? सो लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल को यहाँ से 60 डिग्री पे फेंका गया है, लेट अस सी दिस इज थीटा एंगल पे फेंका गया है। तो पूछा जाता है कि यहाँ पे ए पे काइनेटिक एनर्जी, बी पे काइनेटिक एनर्जी और सी पे काइनेटिक, बी क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है,
हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री में अगर ये स्पीड यहाँ से v है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर की तरफ हो जाएगा v cos थीटा और इधर की तरफ हो जाएगा आपका v sin थीटा, राइट। सो यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री पे टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है, वो वेलोसिटी जो है आपको इसके बराबर है, ओके। यानी कि बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है v cos थीटा, v cos 60 डिग्री, नथिंग बट द v/2, ओके। सो यहाँ पे v/2 है, राइट। तो अगर आपका काइनेटिक एनर्जी की बात देखें तो ए पर जो आपका पार्टिकल का जो स्पीड होता है और सी पे जब वो डाउन हो रहा होता है इस जगह पे, तो इस जगह पे स्पीड दोनों सेम होते हैं। ऐसे स्पीड, आई एम नॉट सेइंग जो है कि इसका वेलोसिटी तो ठीक है, ऐसे हो गया, डायरेक्शंस पलट गया, लेकिन स्पीड सेम है। सो ए पर और सी पे काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। तो इस फॉर्मूले को अगर आप देखते हैं, इस फॉर्मूले को, तो इस मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है, सो दिस इज के सी बाई के ए माइनस kb by ka. Okay, so this is 1 minus kinetic energy at b is nothing but half m v by 2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से v स्पीड से इसको फेंका गया था तो यहाँ पे v by 2 होगा, या v cos थीटा था जो है। सो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, यहाँ पे वही वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, यहाँ पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, डिवाइडेड बाई हाफ m v स्क्वायर। सो आप ये कैंसिल, ये कैंसिल, दिस इज 1/4, 1 माइनस 1/4 इज नथिंग बट 3/4। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आया है, ठीक है। एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल पेंडुलम है, उसका लेंथ L1 इज 10 सेंटीमीटर, 10 ऑसिलेशंस 20 सेकंड में होता है। सो L2 क्या होगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होगा इफ 10 सेकंड्स में ही 40 ऑसिलेशंस करने हैं। कितने? 40 ऑसिलेशंस करना है। 10 सेकंड में 20 ऑसिलेशंस करना था। से मान लीजिए कि यहाँ पे टाइम पीरियड का इक्वेशंस क्या होता था, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ठीक है। और T2 टाइम पीरियड क्या होता था, 2 पाई अंडर रूट L2 बाई जी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे इसको 10 सेकंड में जो है 20 ऑसिलेशंस करना है, यहाँ पे 10 सेकंड में 40 ऑसिलेशंस करना है। तो एक ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगेगा, यहाँ एक ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है कि कम टाइम्स में ज्यादा ऑसिलेशंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड ज्यादा, मतलब टाइम पीरियड कम होगा। यहाँ पे आपको उतना ही ऑसिलेशंस 40 सेकंड में करना है, तो उतना ही ऑसिलेशंस करना है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपका क्या हो गया, टाइम पीरियड आपका जो है ज़्यादा हो जाएगा। फटाफट टाइम पीरियड जो है कम हो जाएगा, फटाफट करना है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो T2 इज हाउ मच, एक ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगना है, 10 ऑसिलेशंस में 40 सेकंड, तो एक ऑसिलेशंस में सिंपली 4 सेकंड। और यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 10 ऑसिलेशंस करना है 20 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगना है, T1 इज इक्वल टू 1 ऑसिलेशंस में सिंपली जो है आपको 2 सेकंड लगने वाला है। यहाँ से आप इसको जस्ट डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 इज इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, दिस कैंसिल, अंडर रूट जो है L1 बाई L2। सो T1 बाई T1 इज नथिंग बट 2, T2 10 ऑसिलेशंस 40 सेकंड में करने थे, धीरे धीरे करना था। सो दिस 1/2, सो दिस इज 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई L2 क्या होगा भाई, मेरा L2 ही निकालना है, स्क्वायरिंग कर दो कैंसिल करके। सो योर L2 विल बी इक्वल टू, सिंपली स्क्वायरिंग कर दोगे तो 40, ठीक है, 40 सेंटीमीटर आपके पास आंसर हो जाएगा, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम का, इसलिए इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। लेट्स आगे मूव करिए। ये आपके पास जो है प्रिज्म का क्वेश्चन है। प्रिज्म में क्या है कि एक लाइट यहाँ से भेजा गया है, ये पहला प्रिज्म है। तो आप देखो प्रिज्म में क्या होता था, इफ इट इज प्रिज्म, ये एंगल मान लो, सपोज करो कि इसका नाम A1 देता हूं। अगर ये लाइट ट्रेस गया है तो लाइट ऐसे जाएगा। फाइनली जो है ये मेरा जो डेविएशन है, दैट डेविएशन इज नथिंग बट डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 इज नथिंग बट μ-1 मल्टीप्लाइड बाई A1 होता था, ठीक है। तो ये रेस ऐसे चला गया। कहा यह जा रहा है कि इस दो प्रिज्म को मिलाने से नेट डेविएशंस को हमें जीरो कर देना है। यानी ये जो रे नीचे आया है, अगला एक प्रिज्म को मैं इस तरह से यूज करूं कि ये इसको ऊपर कर दे, डेल्टा 1 एंगल से ही ऊपर कर दे। मतलब ये जो रे यहां से जाने के बाद ऐसे मुड़ना चाहता था, ये वाला रे उसको
ये प्रिज्म जो है उसको ऐसे कर दे। सो ये दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल निकलें। सो डेविएशंस जीरो करना है। डेविएशन जीरो का मतलब इनका डेविएशन और दूसरे वाले का डेविएशन भी इतना ही होना चाहिए। डेल्टा टू शुड बी इक्वल टू म्यू टू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए टू। जाहिर सी बात है कि एक क्लॉकवाइज हो एक एंटी क्लॉकवाइज हो। सो कितना हो जाएगा उस डेविएशन जीरो करने के लिए इसको मुझे बराबर करना है। सो म्यू वन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए टू। सो यहाँ से आपको ए टू एंगल निकाल सकते थे, दैट इज म्यू वन माइनस वन इंटू ए वन डिवाइडेड बाई म्यू टू माइनस वन। म्यू वन म्यू टू का वैल्यूज अगर जो सवाल में दिए हुए हैं अगर उसके हिसाब से देखते हो तो 1.72 दैट इज 0.72 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिग्री है मेरा दिस डिवाइडेड बाई दिस इज 0.9। ओके, तो यहाँ से आपका ये हट गया, यहाँ से ये हट गया। सो 18×95 18 चौका 72, 5 से करके कर दो इनको 1.6 डिग्री। ओके, तो दिस इज 6.4 डिग्री। अगर डाटाज अलग हो तो आप अपना चेक कर लो, फॉर्मूला यहाँ पे मेरा ये लगेगा, राइट। अब ये देखो यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ दिया हुआ है और उसमें पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट यंग्स मॉडुलस किसका होगा। बेसिक डिफिनीशंस में देखा जाए तो यंग्स डबल स्लिट यंग्स मॉडुलस होता क्या था। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू सिंपली स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस को वाई कोऑर्डिनेट पे रखते हो, ठीक है, यहाँ पे दिस इज यंग्स मॉडुलस जो है। ये क्या हो गया, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो यंग्स मॉडुलस इज समथिंग लाइक स्लोप। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप हो गया। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन y बाई x है जो है। तो अगर ये चीज है तो जिनका ज्यादा स्लोप है उसका ज्यादा, तो स्लोप का क्या चीज क्राइटेरिया होता है, स्लोप ये इस एंगल का थीटा होता था तो सबसे ज्यादा एंगल इसका होगा। और अगर सबसे ज्यादा एंगल ये होगा तो उसका tan थीटा सबसे ज्यादा होगा, तो यंग्स मॉडुलस जो है ना उसके लिए सबसे ज्यादा होगा। सो देन इट विल बी, यू कैन से इट इज द स्ट्रेस इज मैक्सिमम फॉर डी। ठीक है, अगर ये ग्राफ है तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का इस टाइप का ग्राफ है, तो अगर ग्राफ में अगर स्ट्रेन वोल्ट वर्सेस स्ट्रेन ऊपर चला जाए स्ट्रेस नीचे आ जाए तो उस समय ए आंसर हो जाएगा। फॉर गिवन सेट ऑफ द मेजरमेंट फाइंड द रिलेटिव एरर्स इन द डाटास। ये मेजरमेंट्स दिए हुए हैं तो रिलेटिव एरर्स निकालना है। तो रिलेटिव एरर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपके पास जो है डाटास दिए हुए हैं, ठीक है। सो यू हैव डाटा x1 x2 x3 एंड x4। ठीक है, कितने डाटा है, 4 डाटा है। सो चारों डाटा से पहले आप क्या करो कि इसका जो है मीन निकाल दो। ठीक है, यू जस्ट फाइंड मीन। सो मीन विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4। मीन कहो या एक्चुअल डाटा कहो। इसको लेटेस्ट से इसको हम लोगों ने मान लो m कह देते हैं, राइट। अब आप आ जाओ, आप एब्सोल्यूट एरर निकाल लो। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर वुड बी m माइनस x1। ओके, दिस इज m minus x2 modulus, this is m minus x3 modulus and here it is m minus x4 modulus। हमें जस्ट इसके पॉजिटिव वैल्यूज लेने हैं। अब ये जो एब्सोल्यूट एरर आया है तो बेसिकली क्या करो कि अब आप उसको एरर के टर्म्स में निकाल दो। तो लाइक योर एरर विल बी इक्वल टू जो एब्सोल्यूट एरर जो यहाँ पे आया है इसका जस्ट सम ले लो, सम ऑफ m माइनस एक्स आईज। ठीक है, इसको पूरे को जोड़ दो और जोड़ने के बाद इसमें कितने 4 से, तो 4 से भाग दे दो। लेट अस सी, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे जो पूछा गया है रिलेटिव एरर पूछा गया है, तो रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला होता था दैट इज एरर डिवाइडेड बाय मीन या एक्चुअल, जो कुछ भी कहो। ये हमारा ऊपर में ये वैल्यूज निकला रहेगा सिग्मा m माइनस एक्स आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 4 निकला हुआ है द होल डिवाइडेड बाई द मीन वैल्यूज जो यहाँ पे m निकल के आया है इसे रख देंगे तो वैल्यूज निकल जाएगा। बस डाटा से 20 है, ये इतना, इस टेबल को बना के कर लीजिए। फाइन, आई होप कि इट्स सिंपल, नॉट टू डिफिकल्ट जो है। ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लगता है कि आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक पार्टिकल है ए पर, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक रस्सी है, एक रस्सी है जिससे आर आर लेंथ का एक रस्सी है जो यहाँ से फिक्स है और एक यहाँ पे मास है जो वी स्पीड से छोड़ा जाता है
इस बी यहाँ पे रखे हुए एक मास से वो आके कोलाइड करता है, और कोलिजन के बारे में कहा गया कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो आपसे कहा जाता है कि इस v का मिनिमम मान क्या होगा, सो दैट ये पार्टिकल b जो है इसे पूरा टर्न करके a तक, यहाँ तक o तक जो है टर्न करके आ जाए। ये सारे जगह पे फ्रिक्शनलेस चीजें है जो है। सो देखो इसमें दो तीन चीजें हैं सिंपल जो है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, बट क्वेश्चन तीन पार्ट में आप सोच सकते हो। एक पार्ट ये है कि अगर एक सिंपली ऐसे समझिए कि एक पेंडुलम टाइप की चीजें है, राइट? ऐसा मैं बताता हूँ। लेट्स सी दिस वन जो है, ठीक है। से यहाँ पे मास m है, ठीक है, और ये रेडियस आपका r है। अगर इसकी स्पीड इस जगह पे इसकी स्पीड v है, अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो जब ये इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे ऐसे जब इस पॉइंट पे आएगा, तो उस समय इसके इधर की तरफ स्पीड, सो v डैश क्या होगा ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। सो v डैश कहाँ के यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बॉटम लेवल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। ये थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ये जो दूरी है ना, इतना ये हाइट पर है, ये दिस मच हाइट पे ये ऑब्जेक्ट है। सो एम जी एंड हाइट दैट इज द एच, ठीक है। तो ये एच कितना होगा? अगर आप ऐसे देखो फिगर में, हो सकता है थोड़ा हम लोगों ने फिगर उस टाइप से बना दिया हो, लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें, लेट्स सी, अगर ये आर है, ये थीटा है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा, ठीक है। आर कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आर कॉस थीटा इज नथिंग बट आर बाई टू, ठीक है। तो ये आर है, ये पूरा आर था, तो ये भी आर बाई टू होगा, जो हमारा एच है। सो इसका मतलब कि ये जो आप देख रहे हो, दिस इज यहाँ पे आर बाई टू, दिस इज एच, ठीक है। ये एच जो ये हाइट बता रहे हैं हम लोग, एंड दिस इज इक्वल टू, इस जगह पे जब आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ एम वी डैश का स्क्वायर प्लस इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। सो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 हो गया, जो है ना, हाफ एम बी स्क्वायर 0, दिस इज एम जी आर बाई टू प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ये आपके पास एक फॉर्मूला है। नाउ सी, इसका मतलब ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट एम, ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे बी के पास आता है, तो उस समय उसका उसका वेलोसिटी या उसका स्पीड कहो, ये वी डैश के बराबर होगा, जो कि आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते थे। देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए, बी के साथ जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है। क्या करता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है। ये है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे मेरा बी था, बी जब ए उससे जो है उस समय जब आके टकरा रहा होगा और दोनों का मास सेम है, तो क्या होगा कि जस्ट इसके वेलोसिटीज का एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब ए तो रुक जाएगा, ए विल स्टॉप, ठीक है, और बी जो है उसी स्पीड वी डैश से जो है आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि बी जो है वी डैश स्पीड से आगे बढ़ गया। सो बी अब यहाँ पे बढ़ते हुए आया है भाई वी डैश स्पीड से, क्योंकि ये यहाँ जब पहुँचे थे तो इनका वी डैश स्पीड था, तो वी डैश स्पीड से ये यहाँ चढ़ रहा है। चढ़ते 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 अगर उसने इस पॉइंट्स को पार कर लिया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वी डैश और इस जगह पे ये मेरा आर है, ये आर है, ये आर है। अब ये वी डैश और यहाँ तक में आपको जो है जस्ट जो है रिलेशंस निकालने हैं कि भाई क्या कंडीशंस होगा कि यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ तक आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर जब आए तो जस्ट इसको क्रॉस भी कर जाए। अच्छा, जस्ट क्रॉस करने का कंडीशन क्या होगा कि वहाँ जाते-जाते उसका स्पीड अगर 0 भी हो जाए ना, मतलब जस्ट सी यहाँ पे मैं ये फिगर्स के हिसाब से बनाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, पार्टिकल को यहाँ से जस्ट फेंका गया है, यहाँ पे वी डैश स्पीड से यहाँ से, और यहाँ तक भी पहुँच चुका है और जस्ट इसको क्रॉस करने वाला है, राइट? सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जब यहाँ पे पहुँचा है, यहाँ से यहाँ पे पहुँचा है और मुझे वी डैश को मिनिमम भी करना है।
सो इस जगह पे जब यहाँ से यहाँ तक में पहुँचने में यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी है कुछ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो मेरा 0 है, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी डैश स्क्वायर। इस जगह पे जब पहुँचते हैं यहाँ पे तो मेरा काइनेटिक एनर्जी लेट अस सपोज हाफ एम, यहाँ पे एक नया वी डबल डैश का स्क्वायर कर दो प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? दिस पोटेंशियल एनर्जी इज mg एंड यहाँ से यहाँ तक दैट इज 2r, ठीक है? 2r, ठीक है? r और r 2r हो गया, राइट? अब यहाँ पे इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों को जस्ट बैलेंस कर देंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये आता है कि इसको देखने की बात है कि इस जगह पे जब पार्टिकल पहुंचा है तो इस पे दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे। एक फोर्स काम कर रहा होगा mg नीचे की तरफ, और एक जो है फोर्स काम कर रहा होगा n, और यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड जो है v डबल डैश है, ठीक है, या वेलोसिटी रदर कहो। सो उस समय अगर आप यहाँ पे सेंटर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो n प्लस एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम बी डैश डबल डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है? एम बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। सो अब चाहिए क्या चीज कि पार्टिकल का जो यहाँ से पहुंच के यहाँ जस्ट वो पहुंच जाए और वो आगे बढ़ जाए, और हमारा जो वी डैश जो है मिनिमम भी हो, वी डैश मिनिमम हो। उसके लिए क्या जरूरी है कि योर एन शुड बिकम 0, यानी कि एम वी डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है? सो आप देखो यहाँ पे जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम लोग यहाँ पे बैलेंस्ड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा हाफ एम वी डैश का स्क्वायर प्लस 0 यहाँ का। वहां पे कितना हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी टू आर प्लस हमारा जो kinetic energy half mv dash square will become half or nothing but mg r. Okay, so this will become 5 mg r by 2 and half mv dash का square. So इससे अगर आप देखोगे so you will find that minimum value of v dash. Okay, तो v dash की जो minimum value है, minimum value of v dash should be equal to 5g आर का रूट अंडर होना चाहिए, ठीक है? सो वी मिनिमम जो वी डैश मिनिमम शुड बी 5 GR। सो अब आप क्या करो, इस इक्वेशंस को यूज करो कि आपके पास क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर बाई 2 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो एम वी स्क्वायर विल बी व्हाट, दिस इज एम एंड वी स्क्वायर विल बी 5 GR। ओके, सो अब आप यहां से देखो कि ये आपने हाफ दिस एम 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 को हटा दिया। सो व्हाट अबाउट योर वी स्क्वायर? सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे घट गया, सो दिस इज 4 GR एंड देन दिस वैल्यू v इज इक्वल टू 2 अंडर रूट GR। सो आपके पास इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से जो मिनिमम स्पीड या वेलोसिटी v होना चाहिए था, v की वैल्यू अंडर रूट 2 GR होना चाहिए था। तब ये कंडीशंस होगा कि ये a यहाँ से आएगा, b से इलास्टिक कोलिजन होगा और फिर b यहाँ से कंप्लीट सर्कल को जो है फॉलो करेगा, राइट? नाउ दिस इज द एलसीआर का क्वेश्चन है। एलसीआर में अब क्या पूछा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अच्छा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता क्या है भाई? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर आप सोचे तो उस समय ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC का रूट अंडर हो जाता है, ठीक है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज दिस सिंपली दिस। सो मतलब ओमेगा एल इज नथिंग बट ओमेगा एल इज नथिंग बट 1/ओमेगा C हो जाता है, तो आपका रेजोनेंस हो जाता है। सो क्वेश्चंस के अनुसार आपको क्या निकालना है भाई? सी निकालना है। ओमेगा स्क्वायर कर दो। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, इसलिए सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर, नीचे में एल। सो 1/, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा 100 दिया है, तो इसका मतलब कि 100 वो भी रेडियन पर सेकंड दिया है, मतलब ओमेगा ही है। दिस इज नॉट द फ्रीक्वेंसी। तो ये 4 हो गए। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है? एल वैल्यू इज 20 हर्ट्ज दिया हुआ है। सो दिस कैपेसिटेंस जो है ये हो गया 1/2, दैट इज 0.5। सो दिस बिकम्स 0.5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है? या यू कैन से इट इज 5 इंटू 10⁻⁻6 फराड, यानी कि 5 माइक्रो फराड जो है इसका
आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस सी के बारे में, इफ इट इज दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एलसीआर का क्वेश्चंस जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए तो यही चीज होता था। सी नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये दो मासेस दिए हुए हैं, ये दो मासेस जो है, से दिस मास इज m1 और दिस मास इज m2। ठीक है, ये दोनों मासेस जो है आपस में एक दूसरे की तरफ से v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी या v1 v2 स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि भाई जब ये दो मासेस मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएंगे। ठीक है, चिपकने के बाद दोनों कॉमन स्पीड v से चलने लगेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जब मोमेंटम का जो आप बैलेंस कर सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी में तो लॉस होना ही होना है जी। तो मोमेंटम बैलेंस में अगर देखोगे तो यू कैन से कि यहाँ पे m1 प्लस m2, अगर ये इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन के बाद चिपक के एक स्पीड v से जा रहे हैं अगर इस डायरेक्शन में, तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे ये m2 v2 एंड माइनस m1 v1। देख रहे हैं यहाँ पे इस दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हैं, तो यहाँ से आपको v निकल जाएगा। ठीक है, m2 v2 माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाता है कि जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा भाई, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, इसके स्पीड तो घट गए। अगर इनके घट जाते हैं, स्पीड घट ही जाएगा, दोनों जस्ट एक चिपक के एक दूसरे के साथ जब चलने लगे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी जो है मेरा इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दोनों के काइनेटिक एनर्जी को पहले जोड़ेंगे और इसमें से अभी जो सिस्टम है उसका काइनेटिक एनर्जी को घटाएंगे। सो इस समय यू विल फाइंड हाउ मच विल बी द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास निकल कर आने वाला है 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एंड दिस इज इक्वल टू v1 माइनस v2 द होल स्क्वायर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी का ये एक निकल के आएगा लॉस। दिस दिस यू कैन ये आप अपने से कैलकुलेशंस करके इसको जोड़ के देखेंगे। अदरवाइज यू कैन सी द HC वर्मा बुक का फर्स्ट पार्ट में पेज नंबर 148 पे जाके देख सकते हो, वहां पे आपको दिख जाएगा ये चीज। ठीक है, सो इतना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया, और जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा तो वो क्या होगा, वो दोनों कंबाइंड होंगे, तो दोनों जब चिपकेंगे और लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, तो वो हीट में डेवलप हो जाएगा। तो उसके अंदर में हीट में डेवलप मतलब जो लॉस होगा वो इस बॉडी के अंदर में हीट में स्टोर्ड हो जाएगा। तो हीट में स्टोर्ड होगा, इसका मतलब कि m1s1 dt, वो पहले बॉडी का टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ, दूसरे बॉडी का भी टेम्परेचर में जो है उतना ही जो है आपका, चूंकि दोनों बॉडी जो है आपका, मान लीजिए कि दोनों के टेम्परेचर में जो है सेम इंक्रीमेंट हुआ है, तो m1 s1 dt plus m2 s2 del t is equal to change in this kinetic energy। सो यहाँ पे आपके पास दोनों का स्पेसिफिक हीट s ही दिया हुआ है, तो ये हो गया m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई s मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन द टेम्परेचर t, एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ, दैट इज हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। सो इस तरह से आपको जो है डेल्टा टी टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ होगा, ये टेम्परेचर में चेंज निकल जाएगा, यहाँ से इसको भाग दे दो और आंसर निकल जाएगा। सो और फिर डाटास को पुट कर लोगे 15 25 और ये सबको डाटास को पुट करके यू कैन फाइंड कि दिस इज 1/2 m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर। दिस बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकला कि दिस टेम्परेचर में इंक्रीज इज इक्वल टू, यानी दोनों का टेम्परेचर जो सेम में इंक्रीज है वो m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। वाह, क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है। एंड देन इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s से जो है। तो इस टाइप का जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आया है, डाटास को पुट करो एंड देन आंसर जो है यू विल गेट। सो अगला एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक वायर है, इस वायर को जस्ट हम लोगों ने रेस्ट से छोड़ दिया है, रेस्ट से छोड़ा गया है। सो एक वायर जब रेस्ट से जो है जिसकी लंबाई L दिया हुआ है नीचे आएगा, तो उसका ड्यू टू ग्रेविटी
अगर ये h हाइट नीचे गिर जाता है, h हाइट नीचे गिरता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप जब यहाँ छोड़ेंगे, जब वो h हाइट नीचे आ चुका है और उसपे सिर्फ़ और सिर्फ़ mg का फ़ोर्स काम कर रहा है, ये सिर्फ़ mg फ़ोर्स काम कर रहा था, तो ये h की वैल्यू इस समय यहाँ पे अगर रेस्ट से छोड़े थे, तो इस समय v का वैल्यू क्या होगा? ठीक है? तो v आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh यूज़ कर सकते हैं, ये तो 0 है, तो v वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ठीक है? सो ये जो अब वायर है, अगर h हाइट नीचे गिर चुका है, तो उस समय इसका जो नीचे गिरने का जो स्पीड है, दैट v इज इक्वल टू 2gh, h की वैल्यू चाहे 20 सेंटीमीटर 20 मीटर दे या कुछ भी दे, ये है। अब क्या है कि अब आप देखो कि ये जो वायर है, ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में गिर रहा है। कहाँ पे गिर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में नीचे गिर रहा है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड में जब ये नीचे गिर रहा है और इसकी स्पीड कितनी है नीचे? v स्पीड है। तो इस वायर में, अगर ये कंडक्टिंग वायर है, मेटालिक वायर है, तो इसमें क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा और दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू हाउ मच? VBL, ठीक है? क्योंकि ये वेलोसिटी और दिस दोनों जो है 90 डिग्री पे है और ये दिस विल एक्ट एज ए जस्ट लाइक अ बैटरी, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल किधर होगा? तो v क्रॉस b से निकाल सकते हो। दिस इज द v का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और b का डायरेक्शन अंदर की तरफ, v क्रॉस b से निकालोगे, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा, नेगेटिव टर्मिनल ये होगा, ठीक है? सो इस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इसमें विल बी इक्वल टू v इज नथिंग बट 2gh एंड v का वैल्यू हो गया, दिस इज b मल्टीप्लाइड बाय योर l। सो दिस विल बी योर आंसर। अब आप इस आंसर में देखो, g का वैल्यू रखो, h का वैल्यू रखो, b का वैल्यू रखो, l का वैल्यू रखो, जो भी वैल्यूज आते हैं कैलकुलेट करके यू कैन फाइंड के आपका जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ है। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अब तक के जितने क्वेश्चंस मिले थे, इन क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस, आज के जो है क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो थैंक यू। फिर और भी क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस आए या मैथ के भी क्वेश्चंस आते हैं अभी, तो मैथ का क्वेश्चंस भी आपको प्रेजेंट करूंगा। फिजिक्स के फर्दर आगे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, विल सॉल्व यू एंड विल प्रेजेंट। जो है बेसिकली हमने डाटास पे फोकस नहीं करके हमने कंसेप्ट वाले पार्ट पे फोकस किया है आज, ताकि आपको ये बता सके कि ये, और अब डाटास को आप रख के अपना कैलकुलेशंस कर लो। थैंक यू, थैंक यू।